हेलो टेंथ क्लास बच्चों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम अब चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस करेंगे, जो कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। लेकिन बच्चे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने के पहले हमारा एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी रह गया था, जो कि बिल्कुल लास्ट का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। और वो है इन टेक्स्ट क्वेश्चन ये वाले, इस वाले बॉक्स की बात हो रही है। ये वाले क्वेश्चन बच्चे रह गए थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करवाने हैं। अब पहले ये करवाऊंगा, जिसमें कि 3 क्वेश्चन हैं। इन तीनों क्वेश्चन करने के बाद हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो बच्चे, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है, पहले मैं इंग्लिश मीडियम में बोल रहा हूँ। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। यानी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का रंग क्यों चेंज होता है जब उस सॉल्यूशन में एक लोहे की कील यानी एक आयरन का नेल डीप करते हैं, यानी इसमें डुबोते हैं, तो उसका कलर क्यों चेंज होता है? ये आपको आंसर देना है। इसको एक बार आओ हिंदी मीडियम में भी पढ़ लेते हैं बच्चे। हिंदी मीडियम में क्या लिखा हुआ है? सेम क्वेश्चन है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो बच्चे, ये क्वेश्चन तो काफ़ी आसान है, आपको मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया था। याद करो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, याद करो विस्थापन अभिक्रिया। उसमें क्या हो रहा था? देखो बच्चे, मैं क्वेश्चन लिखा हूँ वाइट बोर्ड पे, मैं आपको दिखा दूंगा आंसर, लेकिन आंसर आप खुद से समझे पहले। और मेरे ख्याल से मुझको 100% कन्फर्म है कि 95% बच्चों को इसका आंसर पता ही होगा, और होना भी चाहिए। 100% बच्चों को पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चे सबके लिए मैंने बराबर काम किया है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद करो, याद करो बच्चे आप, विस्थापन अभिक्रिया। उसमें क्या था? उसमें बच्चे हाई रिएक्टिव एलिमेंट यानी अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को, लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा था, हटा रहा था, विस्थापित कर रहा था। तो बच्चे, इसमें देखो रिएक्शन किस प्रकार था, याद करो। हम ले रहे थे आयरन की कील, जो कि सॉलिड है, प्लस में इस आयरन के लोहे की कील को, इस आयरन या लोहे की कील को हम डाल रहे थे एक सॉल्यूशन में जिसका नाम था कॉपर सल्फेट। हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में इसको डुबो रहे थे, जो कि एक्वस है। एक्वस का मीनिंग पानी के साथ है। और बच्चे, हमने देखा रिएक्शन हुआ। रिएक्शन किस प्रकार हुआ? रिएक्शन में आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, क्यों कर दिया? क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी कम है, और यहाँ पे आकर खुद खुद बैठ गया। तो ये बन गया फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट, जो कि एक्वस में है, प्लस, जो कि ये एक्वस में है, प्लस कॉपर निकल गया, कॉपर हट गया, प्लस कॉपर अलग हो गया सॉलिड में। तो बच्चे, पहले जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था ये पहले ब्लू रंग का था, नीले रंग का था, लेकिन आयरन ने इसको डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को, तो अब ये बन गया किस रंग का? ये बन गया बच्चे फेड, ग्रीन फेड, यानी फीका रंग का, हल्का सा हरा और हल्का सा फीका। ये मैंने टॉपिक करवाया हुआ है, याद करो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो बच्चे, इसका आंसर कैसे दोगे? इसका आंसर सिंपल है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे कि जैसे ही हमने लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया, तो लोहे ने यानी आयरन ने कॉपर को विस्थापित कर दिया, और विस्थापित करके क्या बना दिया? आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन हुआ, यानी आयरन सल्फेट का निर्माण हुआ। जब हमने लोहे की कील को डुबोया था तो उस समय कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का रंग नीला था, लेकिन
लोहे के द्वारा कॉपर को विस्थापित करते ही जो फेरस सल्फेट का सल्यूशन बना वो हल्के हरे और फीका रंग का हुआ। इसलिए लोहे की कील डालते ही उसका रंग बदल गया। इंग्लिश मीडियम के बच्चे कैसे लिखेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी उनके लिए लिखा है। जो मैंने हिंदी में बोला है वही सेम मीनिंग इंग्लिश का है। When an iron nail is placed in a copper sulfate solution, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया गया, डुबोया गया, आयरन डिस्प्लेसेस या रिमूव्स कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन फॉर्मिंग आयरन सल्फेट। तो क्या हुआ, आयरन ने डिस्प्लेस किया किसको, कॉपर को, और क्या बनाया, आयरन सल्फेट का निर्माण हुआ, विच इज ग्रीन फेड इन कलर, जो कि हरे फीके रंग का होता है। यहाँ पे मैंने रिएक्शन में लिखा है। तो आपको भी क्वेश्चन में जब इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको एग्जाम्पल लिखना ही है, नहीं तो आपके आधे मार्क्स कट जाएंगे या 1 मार्क्स कट जाएगा। एग्जाम्पल आपको अच्छे से लिखना है। कॉपर सल्फेट जो कि पहले ब्लू था अब फेरस सल्फेट बन चुका है, जो कि ग्रीन फेड का होता है। देयरफॉर, इसलिए द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फेड्स ग्रीन एंड ग्रीन कलर अपीयर्स। इसलिए कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो कि पहले ब्लू था अब वो क्या हो जाएगा, हरा और फीका हमें दिखेगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है। बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। यानी बच्चे आपके एनसीईआरटी के बुक में चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी के बुक में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है डबल डिस्प्लेसमेंट का, द्विविस्थापन का, उससे हटकर उससे कुछ अलग एग्जाम्पल आपको देना है। तो बच्चे आओ इसका हम उदाहरण देते हैं आपको। और मैंने उसका उदाहरण उस दिन भी दिया था जिस दिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाया था, और ये बात कल की ही है, सॉरी परसों की है। परसों मैंने अपलोड किया था वीडियो जिसमें करवाया गया था कि विस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण और कौन से हो सकते हैं। तो बच्चे मैंने यहाँ पे एक उदाहरण और लिखा है। तो ये उदाहरण बच्चे कुछ इस प्रकार है। सोडियम कार्बोनेट क्या लिया हमने, सोडियम कार्बोनेट लिया। अब सोडियम कार्बोनेट लोगे तो Na2CO3 होगा। यदि मान लो आपको ये पता है कि हमने सोडियम कार्बोनेट लिया है, लेकिन मान लो आप ये भूल गए कि उसका फार्मूला क्या था, NaCO3 था या Na2CO3 था, तो बच्चे इसके लिए मैं ज़्यादा जोर नहीं दूंगा। ये सब चीज़ें आपने बहुत ही प्रैक्टिस कर रखी है। बताओ, सोडियम की वैलेंसी 1, कार्बोनेट की वैलेंसी 2, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Na2CO3 प्लस कैल्शियम क्लोराइड लेंगे। आपको ये तो पता है कि कैल्शियम क्लोराइड लेना है, लेकिन मान लो आप ये भूल गए उसका केमिकल फार्मूला क्या था, CaCl था या CaCl2 था। तो ये बच्चे आपका खुद का काम है। इस प्रकार जिस प्रकार मैंने कंपाउंड फॉर्मेशन करवाया है, वैलेंसी आपको आनी चाहिए। दोनों का रिएक्शन होगा। यहाँ पे क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दोनों रिएक्टेंट के आयन आपस में अपने पोजीशन को एक्सचेंज कर लेंगे, विस्थापित कर लेंगे। यानी बच्चे दोनों आयन किसी अभिक्रिया में दोनों अभिकारक के आयन एक दूसरे के जगह को चेंज कर लेंगे, बदल देंगे, विस्थापित कर देंगे। तो ये आयन यहाँ पे विस्थापित होगा और Cl2 आयन यहाँ पे विस्थापित होगा। तो क्या बनेगा बच्चे, ये बनेगा, देखो कैल्शियम के पास कौन आएगा, कैल्शियम के पास आएगा कार्बोनेट, तो CaCO3। अब बच्चे अब कहोगे सर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 आ गया, क्यों? यहाँ पे तो आपने लिखा है Na2CO3, तो यहाँ पे भी Ca2CO3 होना चाहिए। नहीं बच्चे ऐसी गलती मत करना। कैल्शियम की वैलेंसी 2, कार्बोनेट की वैलेंसी 2, 2 से 2 गया। देखो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, CaCO3 आएगा। तो बच्चे यहाँ पे CaCO3 बना प्लस NaCl
Cl, क्योंकि क्लोरीन इस साइड गया था तो NaCl। ठीक है। अब बच्चे आपको पता भी है डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में प्रेसिपिटेट बनता है। तो प्रेसिपिटेट को हम कैसे लिखते हैं, नीचे की ओर एरो का साइन देके। इसमें प्रेसिपिटेट कौन है, इसमें प्रेसिपिटेट बच्चे होगा कैल्शियम कार्बोनेट। इसके बगल में ऐसे आप एरो का निशान दे देना नीचे की ओर। ये क्या शो करेगा, ये दर्शाएगा कि प्रेसिपिटेट बना है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 में निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। यानी बच्चे आपको करना है आइडेंटिफाई द सबस्टांसेस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड सबस्टांसेस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यानी बच्चे आपको 2 अभिक्रिया दिया हुआ है, 2 रिएक्शन दिया हुआ है। इन दोनों रिएक्शन में आपको ये बताना है कौन सा अभिकारक यानी कौन सा रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हुआ है, उपचयित हुआ है, या कौन सा अभिकारक रिड्यूस हुआ है यानी अपचयित हुआ है। तो बच्चे सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आओ यहीं पे करते हैं। पहले मैं खुद से करूँगा यहाँ पे, फिर मैं आपको आंसर की ओर ले जाऊँगा। आंसर की ओर बच्चे जाने से पहले आप खुद से समझो इस बात को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। देखो क्या लिखा हुआ है, रुको इसको मैं हटा दूँ एक बार इस साइड, हाँ ऐसे ऊपर कर लो, ये बहुत ही डिस्टर्ब करता है हमको। हाँ फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चे, सोडियम प्लस ऑक्सीजन गैस, एरो के बाद सोडियम ऑक्साइड, ठीक है Na2O। तो बच्चे देखो आपको बताना है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, ना ही बैलेंस करना है, बस रिएक्शन को देख कर बताना है कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन सा रिड्यूस हो रहा है। ये बताओ बच्चे, सोडियम रिएक्टेंट के साइड जो है वो अकेला है, बिल्कुल अकेला है। लेकिन बच्चे जैसे ही हम गए प्रोडक्ट साइड, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने देखा Na2O आ गया, यानी सोडियम ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, अपने अंदर वृद्धि करवा लिया ऑक्सीजन का। जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जब ऑक्सीजन गेन होता है, तो कौन सा प्रोसेस होता है, वो होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है बच्चे, ऑक्सीडेशन। तो आप लिखोगे, कैसे लिखोगे, आप लिखोगे सोडियम इज ऑक्सीडाइज टू सोडियम ऑक्साइड Na2O। आप लिखोगे Na, सोडियम ऑक्सीडाइज्ड इज ऑक्सीडाइज्ड टू Na2O। हिंदी में कैसे लिखोगे, सोडियम Na2O में उपचयित हुआ, एंड सोडियम Na2 में उपचयित हुआ। ठीक है, सोडियम से क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड, जो कि उपचयित हुआ, क्या हुआ, उपचयित हुआ। ऐसे बच्चे सेकेंड पार्ट में देखो आप, सेकेंड पार्ट में क्या है यार, फिर से ही आ गया, हाँ कॉपर ऑक्साइड है, क्या बच्चे, कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे कॉपर आ गया, यानी कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट गया। जब ऑक्सीजन हटता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, तो कौन सा विधि होता है, कौन सा क्रिया होता है, वो होता है उपचयन यानी रिडक्शन। तो क्या लिखोगे, रिडक्शन नहीं, आप ऐसे लिखोगे, सिर्फ आपको ठीक से लिखना है, सिर्फ आपको ये नहीं बताना है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन, आपको ठीक से लिखना है। आप ऐसे लिखोगे कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हुआ, कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हुआ, अपचयित यानी रिड्यूस हुआ। और इंग्लिश मीडियम वाले कैसे लिखेंगे, कॉपर ऑक्साइड, आप लिखोगे कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर, यानी कॉपर ऑक्साइड कॉपर में रिड्यूस हो गया। बच्चे एक बात और, इसमें सिर्फ रिडक्शन नहीं हो रहा है, एक अभिकारक का तो रिडक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो हाइड्रोजन गैस अकेला है, लेकिन यहाँ पे बच्चे प्रोडक्ट में, उत्पाद में जाकर क्या बन गया, वाटर बन गया, यानी ऑक्सीजन ने गेन कर लिया, ऑक्सीजन गेन कर लिया किसने, हाइड्रोजन गैस ने। तो बच्चे यहाँ पे इसका क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन होगा। क्यों हुआ, क्योंकि जब भी ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन का गेन होता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन यानी उपचयन। तो आप हिंदी मीडियम लिखोगे हाइड्रोजन गैस वाटर में यानी जल में अपचयित हो गया। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो लिखेंगे हाइड्रोजन गैस इज रिड्यूस्ड टू वाटर, वाटर में रिड्यूस हो गया।
तो बच्चे इस प्रकार आप इन क्वेश्चन को करेंगे। देखो बच्चे, आप ये सोचोगे कि मैं हर क्वेश्चन को अच्छे से लिख कर आपको दे दूँ, तो बच्चे इससे आपकी हैबिट ख़राब होगी। कुछ चीज़ें सुन के खुद से दिमाग लगा के खुद से लिखोगे तो उसका ज़्यादा अफेक्ट होता है। उससे बच्चे आपकी प्रैक्टिस करने की, कैलकुलेशन करने की, क्वेश्चन को समझने की पावर बढ़ती है। बाकी मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, सोडियम Na इज ऑक्सीडाइज्ड एज इट गेन ऑक्सीजन, ठीक है। अगले में लिखा है कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर एंड हाइड्रोजन गैस गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर। हिंदी मीडियम में मैंने बोल ही दिया है। तो बच्चे आप सुनकर लिखा करो और समझ के लिखा करो, इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है आपके माइंड पे। तो बच्चे इस प्रकार हमारा इन टेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है, लास्ट का भी। बस अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन बचे हैं, उनको मैं अगले वीडियो में करूँगा।